हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज जो हमारा कल का टॉपिक था वो यहाँ पर हमने क्लियर कर रहे थे प्लाज्मा कला। तो प्लाज्मा कला को हमने आधा कर लिया था और आज उसको पूरा कर देंगे हम। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट्स देता हूँ। देखिए, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी वो है मोटिवेशनल थॉट्स, अपने जीवन में इसे उतारना आप कि वक्त हमें कितना भी परेशान कर ले परंतु वक्त को भी हमें एक दिन बदल देंगे अपनी सफलता के आगे। तो देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो अपना टॉपिक था प्लाज्मा कला। प्लाज्मा कला के अंदर हम कर रहे थे परासरण, हमने कर लिया था, पारगम्यता हमने कर ली थी। और अब बचा हमारा ये जो इसके 4 गुण हैं। ये पहला है निष्क्रिय अभिगमन या विसरण और दूसरा है विसरण। तो इन्हीं को हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं निष्क्रिय अभिगमन या विसरण, इसको हम देखेंगे। फिर निष्क्रिय, देखिए यहां से निष्क्रिय अभिगमन निष्क्रिय अभिगमन या विसरण इसको आप अपने हेडिंग डालिए। ये प्लाज्मा कला का ही चौथा गुण है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। प्लाज्मा कला जो थी उसके हमने अंदर प्लाज्मा कला के अंदर इसके गुण थे। क्या गुण? पहला कौन सा था? पारगम्यता। दूसरा कौन सा था? परासरण। और जो अब तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं हम, कौन सा है? तीसरा हमारा निष्क्रिय अभिगमन या विसरण। और चौथा है हमारा विसरण। और पांचवा है सक्रिय अभिगमन। तो पहले हम तीसरे करते हैं, निष्क्रिय अभिगमन या विसरण। तो इसके बारे में देखिए आप, इसके बारे में आप देखते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहले तो आप इसे लिख लीजिए। मैं आपकी स्क्रीन पर इसका वो लगा रहा हूं, आप इसको वीडियो रोक के लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद में दोस्तों आपको मैं इसके बारे में बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, और केमिस्ट्री की क्लास आपकी जल्द ही चालू कर दी जाएगी। जूलॉजी की मनीष सर आपको पढ़ाएंगे। वो अभी क्या है, जॉब पे से आएंगे कल या परसों, फिर आपको सब बता दिया जाएगा। नो टेंशन रहिए आप। अब देखिए, हमारा अगला है निष्क्रिय अभिगमन। लिख लिया होगा आपने, अब इसको समझते हैं। तो देखिए, निष्क्रिय अभिगमन में विभिन्न पदार्थों के कण या अणु प्लाज्मा कला से बिना ऊर्जा का उपयोग किए विसरण के द्वारा पारित हो जाते हैं। निष्क्रिय अभिगमन जो होता है, यह निष्क्रिय अभिगमन, इससे पता चल रहा है कि ये निष्क्रिय, कोई मतलब क्रिया नहीं करेगा। निष्क्रिय अभिगमन जो होता है, इसके अंदर विसरण की क्रिया जो होती है वो बिना किसी ऊर्जा की होती है। किसे की होती है? बिना ऊर्जा की, बिना ऊर्जा की होती है, अर्थात उसके अंदर ऊर्जा खर्च नहीं होती है। इसके अंदर मैं आपको मोटा सा बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है कि कोई कोशिका है, आप इसे कोशिका मान लीजिए, कोई कोशिका है, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा कला, ये प्लाज्मा जो ये वो होती है, प्लाज्मा कला जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। देखिए, प्लाज्मा कला जो होती है इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं, जिनकी मोटाई कितनी होती है मेरे दोस्तों? 7 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 7 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? जिनके छिद्रों की जो मोटाई होती है कितनी होती है? 7 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एंगस्ट्रॉम, 7 एंगस्ट्रॉम जो होती है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? आयन एवं अणु, आयन एवं अणु रहते हैं। क्या रहते हैं? आयन एवं, जो जीव द्रव्य होता है कोशिका का, उसके अंदर क्या होते हैं? आयन एवं अणु होते हैं। तो ये आयन और अणु क्या होते हैं? ये गतिज ऊर्जा के कारण बाह्य ताप के द्वारा
बाह्य ताप जब लगता है या कोई भी क्रिया होती है एक सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर, तो ये कण क्या होते हैं, आपस में गति करते हैं, ये टकराते हैं, आपस में गति करते हैं। और ये जब इसकी दीवार से टकराएंगे, जब वो इसकी दीवार से टकराएंगे, समझ रहे हो आप, ये कोशिका है, इसकी ये प्लाज्मा कला है। प्लाज्मा कला के अंदर ये आयन और अणु रहते हैं। क्या रहते हैं? आयन। और ये कार्बनिक अणु रहते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं। तो जब इसके अंदर गतिज ऊर्जा से क्या होगी, इसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा होगी तो मेरे दोस्तों, यदि मैं कोई भी पात्र ले लेता हूं और उसको हिलाता हूं, तो उसके कणों के अंदर, उसके अंदर हम जैसे कि कोई भी कण डाल देते हैं, कुछ पदार्थ डाल देते हैं, तो उसके कणों के अंदर गति होगी, तो वह दबाव उस पात्र की दीवारों पर डालेगा। समझ रहे हो आप? उसकी दीवारों पर डालेगा। और प्लाज्मा कला की एक खासियत है कि इसकी जो दीवारें होती है, इस पर असंख्य छिद्र होते हैं, छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं। वो कैसे होते हैं? 7 एंगस्ट्रम उनकी मोटाई होती है। तो ये जब ये छिद्रों से टकराएंगे, जब इसके आयन या अणु जब इसके छिद्रों से टकराएंगे, इसके अंदर गतिज ऊर्जा देंगे, तो इसके छिद्रों से टकराएगा। और इसके छिद्रों से टकराने पर ये क्या है, जिस छिद्र के पास से ये टकराएगा तो ये बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बाहर आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। बाहर आ रहा है तो क्या होगा? बाह्य परासरण। क्या होगा? बाह्य परासरण कहते हैं। और इसके अंदर मुख्य बात यह है कि इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। कणों को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपनी गति के कारण ही बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी रोक टोक के इन छिद्रों से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे क्या है। ताप के साथ बढ़ने वाली अनियंत्रित गति अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होती है। और ये ताप के कारण इन जो अणु होते हैं, इनकी गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। कैसे होती है, इसके अंदर भी आपको पता रखना है कैसी होती है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। सांद्रता की ओर होती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से है निष्क्रिय अभिगमन या विसरण। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे खुद पढ़िए और इसको लिख लीजिए, नोट्स बनाइएगा। मैं गारंटी देता हूं आपके कैसे नहीं समझ में आता है। और यहां से प्लाज्मा कला के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के अंदर। 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहे से पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए मेरे दोस्तों, अगला जो है वो क्या है? विसरण। क्या है? विसरण। तो मैं इसे साफ कर देता हूं और आगे हम देखते हैं क्या है विसरण। ये देखिए, विसरण आप डालेंगे 4 नंबर लगा के विसरण। और मैं इसका आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पहले आप इसे लिख लीजिएगा, फिर हम इसे समझिए। तो आपके स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, यहां से आप लिख लीजिए, फिर इसको हम समझते हैं। तो इसके अंदर आपके लिखा है, विसरण के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के बड़े अणु पर्याप्त मात्रा में अभिगमन नहीं कर सकते, इसलिए कुछ विशिष्ट वाहकों या सहायकों द्वारा सुगमित विसरण होता है। इन विशिष्ट वाहक प्रोटीन को परमीएसेज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, विसरण जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ बड़े कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ बड़े अणु अपर्याप्त में अभिगमन नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या होते हैं? बड़े, देखिए यहां से कर लेते हैं, कुछ पदार्थ जो क्या होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के बड़े अणु। कौन से पदार्थ? कुछ कार्बनिक पदार्थ। कौन से पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों के बड़े अणु, इसके अंदर क्या होता है? गति मात्र, इसके अणु पर्याप्त मात्रा में अभिगमन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? अभिगमन नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं।
तो ये अभिगमन नहीं कर सकते हैं, तो इनको कुछ ही किसी माध्यम की, किसी और चीज की आवश्यकता पड़ेगी अभिगमन के लिए। समझ में आ रहा है आपको कि किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और उस माध्यम को हम क्या कहते हैं कि या तो किसी प्रोटीन के सहारे ये अंदर जाएगा, किसी भी माध्यम से जाए तो उसे कहते हैं हम परमीएसेस, परमीएसेस उसे कहते हैं। आगे क्या है, इसलिए कुछ विशिष्ट वाहकों सहायकों द्वारा सुगमित विसरण होता है। इन विशिष्ट वाहकों या सहायकों द्वारा सुगमित विसरण होता है। इन विशिष्ट वाहक प्रोटीनों को प्रोमीएसेस कहते हैं। आगे देखिए, आगे इस तरह का विसरण उच्च वर्णनात्मक होता है तथा विशिष्ट चैनल द्वारा ऊर्जा के बिना उपयोग के होता है। ऊर्जा के बिना उपयोग के होता है दोस्तों, क्या होता है, ऊर्जा के बिना उपयोग के होता है। इसके अंदर भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और आप इसको देखिएगा आगे क्या है, इसके अंदर क्या होता है, विशिष्ट वाहक प्रोटीन पर जाने वाले बड़े अणुओं के साथ, विशिष्ट वाहक प्रोटीन के साथ जाने वाले बड़े अणुओं के साथ आगे क्या है, साथ शिथिल बंधों द्वारा संयुक्त होकर, शिथिल बंधों द्वारा, कौन से बंध, यहां पर कौन से बंध हैं, शिथिल बंधों द्वारा, शिथिल बंधों द्वारा संयुक्त होकर चयनात्मक कला की दूसरी तरफ पहुंचा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शिथिल बंध द्वारा संयुक्त होकर ये चयनात्मक कला के क्या हो जाता है, इसके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। आगे क्या है, इस आवागमन में क्योंकि ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, जो ये आवागमन होता है विसरण के अंदर, इसके अंदर ऊर्जा का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। तो आगे क्या है, उपयोग नहीं होता है, इसलिए इस तरह का अभिगमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। आ गया समझ में? तो मेरे दोस्तों ये क्या है, हमारी 12th क्लास के अंदर फटा हुआ टॉपिक है, इसलिए क्या है, इसको आपको समझाने की इतनी खास आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इसे याद कीजिएगा। अगला लिखिए, 5 नंबर लगाकर आप लिखेंगे क्या, सक्रिय अभिगमन। 5 नंबर लगा के आप लिखेंगे सक्रिय अभिगमन। तो लिखिए सक्रिय अभिगमन, यहां पर 5 नंबर लगाएंगे आप और लिखेंगे क्या, सक्रिय अभिगमन। फिर ये टॉपिक जो हमारा है प्लाज्मा कला, ये समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर लिखिए 5 नंबर लगा के आप यहां पर लिखना सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन, इसे देखिए हम देखते हैं अब। तो पहले मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूं, यहां से आप इसे लिख लीजिएगा। सक्रिय अभिगमन को बहुत अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर लिखना आप, सक्रिय अभिगमन। फिर इसको हम समझते हैं एक साथ। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो रोककर लिख लिया होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए सक्रिय अभिगमन जो होता है, सक्रिय अभिगमन में आयनों या अणुओं की गति कम सांद्रण वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र की तरफ होती है। सक्रिय अभिगमन जो होता है, इसके अंदर पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि इसका सांद्रण किस प्रकार से होता है। इसका सांद्रण किस प्रकार से होता है, कम सांद्रण वाले क्षेत्र से, कम सांद्रण वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर होता है। कम सांद्रण वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर होता है। ये तो आपके समझ में आ गया। इसका मेन जो मुख्य बिंदु वो है सक्रिय अभिगमन में जो सांद्रण होता है कणों का, वो कम सांद्रण वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर होता है। आगे देखिए, आगे है इसके अंदर, तथा यह जो सांद्रण होता है, आयनों या अणुओं की गति जो होती है, ये प्लाज्मा के द्वारा होने वाली इस गति में कोशिका की ऊर्जा व्यय होती है। तो ये सांद्रण प्रवणता जो होती है, पहले इसे देखिए आप, ये सांद्रण प्रवणता, सांद्रण प्रवणता कैसी होगी,
विपरीत क्रम की होगी। क्या होगी? विपरीत क्रम की होगी। और मुख्य बात इसकी क्या है कि इसके अंदर ऊर्जा का व्यय होता है। क्या होता है? ऊर्जा का व्यय होता है। व्यय मतलब समझते हो, खर्च होती है, ऊर्जा की खपत होती है इसके अंदर। तो 4-5 बातें हैं वो आप साथ के साथ क्लियर करते चले कि सक्रिय अभिगमन जो होता है इसके अंदर कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होगी। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है, इसके अंदर ऊर्जा की खपत होगी। और तीसरा क्या है, इसके अंदर जो सांद्रण प्रवणता जो है विपरीत क्रम के अंदर होती है और यह ऊर्जा विसरण वालों को रोकने के काम आती है। यह क्या होती है? यह ऊर्जा विसरण बलों को, यह जो ऊर्जा व्यय होती है ये क्या होती है? विसरण बलों को रोकने के काम आती है। विसरण जो बल होते हैं उन्हें रोकने के ये काम आती है। आगे एग्जाम्पल के अंदर देख लीजिए आप, कोशिका के अंदर सोडियम आयन का अधिक्य रोकने के लिए जो कोशिका होती है दोस्तों, जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती है, इसके अंदर Na+ सोडियम आयनों के अधिक्य, Na+ मैं इसे साफ कर सकता हूं या फिर मैं आपको यहां से बता देता हूं। Na+ सोडियम आयनों की क्या हो रहा है? अधिक्य हो रहा है। सोडियम आयनों के अधिक्य रोकने के लिए सोडियम आयन Na+ का बहिर्क्षेपण बाहर मौजूद अधिक सोडियम आयन की सांद्रता के बावजूद करना पड़ेगा। देखिए ये सोडियम आयन जो होते हैं यदि कोशिका के अंदर इनकी सांद्रता या इनका अधिक्य हो जाता है तो बाहर उपस्थित सोडियम आयन जो होते हैं उनकी तरफ इनका सांद्रण करना पड़ता है, अर्थात ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाती है। अर्थात आप समझ गए होंगे ये 12th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो इसे आप एक बार वापस से पढ़िएगा, ये एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, जैसे कि हम आपके लिए सुपर सीरीज लेके आ रहे हैं, उसके अंदर आपको ऐसे प्रश्न करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम ऑफ वे के अंदर आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, और लाइक जरूर करें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।